प्यारे बच्चों, एलजीआर स्टडी के इस महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल का प्रवेश परीक्षा बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ चुका है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज जो है हम फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। आज के क्लास में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा और ये सारे के सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसको पिछले एग्जाम में कई बार जो है पूछा गया है। बहुत ज़्यादा बार ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है रिपीट किया गया है। तो अगर आप भी इस बार जो है पॉलिटेक्निक या फिर पैरामेडिकल का प्रवेश परीक्षा देने वाले हैं तो आज के क्लास में बताए गए फिजिक्स के सारे क्वेश्चन को ध्यान से शुरू से अंत तक सीखने की कोशिश कीजिएगा। और मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसका पीडीएफ आपको कहां से डाउनलोड जो है आप लोग कर सकते हैं। तो आप लोग पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिएगा और पीडीएफ को भी एक बार दो बार रिवाइज कर लीजिएगा ताकि ये एक एक क्वेश्चन आपको अच्छा तरीका से जो है आ जाए और एग्जाम में आप इसे आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, चीज़ों को सीखने समझने की कोशिश करते हैं। फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। फर्स्ट महत्वपूर्ण और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने में आ चुका है। पूछा जा रहा है कि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, जैसा कि आप सभी जानते भी हैं। अब 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम, कोई माध्यम है जिसका अपवर्तनांक है 1.5, तो 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी होगी ये बताना है। आप सभी को वायु का चाल पता है। अब कोई माध्यम है जिसका अपवर्तनांक है 1.5, तो इस माध्यम में, जिस माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 है, इस माध्यम में वायु की चाल कितनी होगी ये आपको क्या करना है, बताना है। तो देखिए, जब कभी भी आपको वायु के सापेक्ष किसी भी माध्यम में वायु का चाल निकालना हो तो आप सीधा सीधा क्या कीजिएगा, वायु में प्रकाश के चाल को, जो वायु में प्रकाश का चाल है उसको, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड को भाग दे दीजिएगा उस माध्यम के अपवर्तनांक से जिस माध्यम में आपको प्रकाश की चाल निकालनी है। छोटे ट्रिक से आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो इस माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो 1.5 है। 1 कितना है, 5 है। अब आप इसको भाग दीजिएगा तो आराम से आपको वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ पर आप 1.5 से 3 को भाग दीजिएगा तो 2 मिलेगा, क्योंकि 1.5 दूना होता है 3। अब आपको मिल गया आपका आंसर कितना, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड आपका फाइनल आंसर होगा। तो सीधा सीधा याद रखेंगे, अगर वायु में प्रकाश के चाल के सापेक्ष अगर आपको किसी माध्यम में प्रकाश का चाल निकालना है तो वायु में प्रकाश के चाल जो है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, उसको भाग दे दीजिए आप उस माध्यम के अपवर्तनांक से जिस माध्यम में आपको प्रकाश की चाल निकालनी है, ठीक है। तो सिंपल तरीका से आप यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन को बना सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, आपके सामने आ चुका है 2 नंबर महत्वपूर्ण प्रश्न। पूछा जा रहा है कि यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 है तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक कितना होगा। तो देखिए, यहाँ पर आपको दिया क्या गया है, आपको दिया गया है NaG, यानी कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है ना। अपवर्तनांक दिया गया है एयर के सापेक्ष, जो ग्लास का अपवर्तनांक है वो आपको यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर दिया गया है 1.5। कितना दिया गया है, 1.5। और आपको निकालना इसका जस्ट अपोजिट NGA, यानी कि कांच के सापेक्ष, कांच मतलब ग्लास के सापेक्ष आपको क्या करना है, वायु का अपवर्तनांक यानी कि एयर का अपवर्तनांक निकालना है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर जस्ट रिवर्स प्रोसेस होगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, जो कांच के सापेक्ष वायु का जो अपवर्तनांक है वो होगा 1/, कौन चीज़, तो 1/NaG, 1/NaG, यानी कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अब आपको सिंपल क्या करना है, ऊपर तो एक ही है और NaG का वैल्यू 1.5 है। NaG का वैल्यू क्या है, 1.5 यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो नीचे में हम क्या करेंगे, 1.5 ले लेंगे,
1.5 जब आप लेंगे तो क्या होगा, इसको जब आप और आगे सॉल्व करने के बारे में सोचेंगे तो देखिए यहाँ से दशमलव हटाइएगा तो यहाँ पर ऊपर 10 हो जाएगा, नीचे 15 हो जाएगा। जब यहाँ से दशमलव हटाइएगा तो 15 के नीचे एक 10 लगाना पड़ेगा, फिर 10 को अगर पलटेंगे तो 10 ऊपर चला जाएगा। इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो 5 दूना 10 और 5 तिया 15, यानी कि आप 2/3 फाइनल आंसर जो है बोल सकते हैं, जो कि आपके सामने बी ऑप्शन में गिवन है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल जो है सही हो जाएगा। इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चन को बनाएंगे। और सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी को इसका फायदा जो है मिल सके। 3 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि एक दंड चुंबक, चुंबक जानते हैं, दंड चुंबक का मतलब होता है रॉड, जो छड़ चुंबक उसके बारे में बात किया जा रहा है। एक दंड चुंबक का उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव की ओर निर्देशित होता है तथा दक्षिणी ध्रुव उत्तर की ओर निर्देशित होता है, तब उदासीन बिंदु होंगे। उल्टा हो रहा है, उत्तर वाला दक्षिण की ओर संकेत कर रहा है, दक्षिण वाला उत्तर की ओर संकेत कर रहा है। तो इस स्थिति में उदासीन बिंदु आपसे पूछा जा रहा है। तो इस स्थिति में उदासीन बिंदु याद रखिएगा कि चुंबकीय अक्ष पर होगा। कहाँ पर होगा? चुंबकीय अक्ष पर, यानी कि आपके ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे 4 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। 4 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये वेरी सिंपल क्वेश्चन और कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। एक 60 वाट के बल्ब में 1.5 एम्पियर की धारा बहती है। 1 घंटे में इससे गुजरने वाला कुल आवेश कितना है? आवेश का मान आपको बताना है। अगर इस क्वेश्चन के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पर आपको आई का वैल्यू दिया है, ठीक है। आई का वैल्यू दिया है, आप देख सकते हैं कि 0.5 एम्पियर। कितना दिया गया है? 0.5 एम्पियर आपको दिया गया है। और साथ ही साथ अगर बात करें हम टाइम का, तो आपको टाइम भी दिया गया है 1 घंटे, 1 घंटा यानी कि 1 आवर। 1 घंटा बराबर, देखिए घंटा तो हमें नहीं लेना है, सेकंड में लेना है, तो 3600 सेकंड होगा। कितना होगा? 3600 सेकंड होगा। तो आपको आई का और टी का वैल्यू दिया हुआ है। आपको क्या निकालना है? आवेश निकालना है कि कितना आवेश होगा, यानी कि क्यू का वैल्यू निकालना है। क्यू बराबर आई टी, आप लोग फार्मूला बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बस ये छोटा सा फार्मूला आपको लगा देना है, क्यू बराबर आई टी। आई का वैल्यू 0 यहाँ पर आपके पास है 5, और टी का जो वैल्यू है वो देख सकते हैं 3600 है। कितना है? 3600। अब इसको गुना कर लीजिए, गुना कीजिएगा तो क्या होगा समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए 5 6 पंचे 30, 0 बिल्कुल ठीक है, और 6 पंचे 30, 1 मिनट। इसको जब गुना करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर आप समझने की हल्का कोशिश कीजिए। सिंपल है, आप इसको 0.5 को 5 बट्टा क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 10, 5/10 लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें से जब दशमलव हटाएंगे तो ये 5/10 हो जाएगा। और फिर गुने में कितना है, तो 3600 है, 3600 है। बट्टे में आप कर लीजिए यहाँ पर 1, भाग दीजिएगा तो ये इससे ये क्या हो गया, कट गया, इससे ये आप देख सकते हैं कट जाएगा। और ये 0 को 5 से गुना कीजिएगा तो 0 होगा। एंड अगर बात करा जाए आगे तो यहाँ पर 6 पंचे 30 का कितना होगा, 0 होगा, हासिल 3 होगा, और 3 पंचे 15 और ये 3 18, कितना हो जाएगा 1800। 1800 कूलम्ब आपके बिल्कुल फाइनल आंसर यहाँ पर हो जाएंगे, जो कि आपको डी ऑप्शन में गिवन है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से शॉर्टकट में आप इस तरह के क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं, कोई लंबा सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ेंगे और अगला 5 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ये क्वेश्चन घुमाने वाला क्वेश्चन है, ये है बिल्कुल सिंपल। अगर जो बच्चे पूरे कंसेप्ट पढ़े होंगे आराम से बना लेंगे, नहीं जो पढ़े होंगे तो वो सोचेंगे कि क्या जोड़ घटाव करें, क्या सॉल्यूशन करें, क्या आंसर मिलेगा। कुछ सॉल्यूशन इसमें नहीं करना है। देखिए है क्या, एक प्रकाश किरण की आवृत्ति 6×10⁻14 हर्ट्ज है। जब यह 1.5 अपवर्तनांक के माध्यम में संचरण करती है तब इसकी आवृत्ति होगी। देखिए अगर किसी प्रकाश की आवृत्ति 6×10⁻14 हर्ट्ज है तो याद रखिएगा उसको किसी भी अपवर्तनांक के माध्यम से गुजारिएगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आवृत्ति पर कोई फर्क
नहीं पड़ेगा, क्योंकि आवृत्ति अपवर्तनांक पर डिपेंड नहीं करता है। आवृत्ति को अपवर्तनांक से कोई भी मतलब नहीं है। यहाँ पर सीधे कह सकते हैं किसी भी तरह की आवृत्ति जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो उस माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 है या कुछ भी हो, उससे उसकी आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि इसका आंसर 6 × 10⁻14 हर्ट्ज ही हो जाएगा। ये आंसर आपका बिल्कुल बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे हम लोग। 6 नंबर क्वेश्चन है कि एक पिंड का आवेश आपको दिया गया है -80 माइक्रोकूलम, यानी कि Q का वैल्यू दे रखा है आपको। ठीक है, Q का वैल्यू दे रखा है, हाँ, -80 माइक्रोकूलम। इसमें अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, इसमें सॉरी अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी कि आपको n बताना है। देखिए यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप समझने की कोशिश करें तो आपको पता होगा कि यहाँ पर 80 माइक्रोकूलम का क्या मतलब है। आपको Q का जो वैल्यू है वो दिया गया 80 माइक्रोकूलम। 80 माइक्रोकूलम का मतलब क्या है, देखिए 80 माइक्रोकूलम, हमें माइक्रो हटाना है, क्योंकि जो Q का ऐसा मात्रा का वो तो कूलम होता है ना। तो माइक्रो आपको मैं पढ़ा चुका हूँ फिजिक्स की क्लास के अंदर कि 1 माइक्रो जो है वो 10⁻⁻6 के बराबर होता है। तो हम इसको -80 × 10⁻⁻6 कूलम बोल सकते हैं, यानी कि Q का वैल्यू दिया गया है। अगर कूलम में बात करेंगे तो -80 × 10⁻⁻6 कूलम। अब Q का वैल्यू दिया गया है और आप सभी जानते हैं एक चीज़ ऑलरेडी पहले से कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है -1.6 × 10⁻−19 कूलम, -19 कूलम। अब इस स्थिति में आपको अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताना है, यानी कि n बताना है। n का फार्मूला आप लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, Q/E, n बराबर Q/E। अब Q के वैल्यू को E के वैल्यू से भाग दे दीजिए, सिंपल तो कहानी है। तो Q का वैल्यू है -80 × 10⁻⁻6, और ये कूलम से कूलम कट ही जाएगा तो लिखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। और E का वैल्यू है -1.6 × 10⁻−19। अब जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा समझिए। ये तो पहले माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और आपको पता होना चाहिए कि ये है 1.6, लेकिन इसको हम 16 बोलते हैं। 16 इसलिए बोलते हैं, मतलब इसको मान लीजिए कि 10 से हमने गुना कर दिया। कितना से गुना कर दिया, 10 से गुना कर दिया। तो यहाँ पर 16 × 80 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, लेकिन ये 0.5 होगा। कितना होगा, 0.5 होगा। 0.6 से 80 को भाग दीजिएगा तो 0.5 होगा। ठीक है, या फिर 1 मिनट देखिए हम करना क्या चाहते हैं, इसको हटा लीजिए। दूसरा तरीका भी है मेरे पास। दूसरा तरीका क्या है, इस 16 को आप मान लीजिएगा कि 16/10 हमने लिख दिया था। 16/10 क्या कर दिया था, हमने लिख दिया था। इस 10 के पावर -19 को 10 से भाग दीजिएगा तो ये 10 का पावर हो जाएगा 20। 10 का पावर -20, ये 10 का पावर -20 ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 10 का पावर +20, और ये है ऊपर में 10 का पावर -6। तो 20 में से 6 घटाएंगे तो 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 जो है वो 5 दिख रहा है, और गुने क्या होगा, 10 का पावर नहीं। देखिए यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। हम एक स्टेप यहाँ पर हम ख़त्म करने की कोशिश करें ताकि आप समझ सके बातों को। 1.6 को 16/10 लिखा हमने। 10 से 10 के पावर -19 को भाग दीजिएगा तो 10 का पावर -20 होगा, और 10 के पावर -20 जो यहाँ पर है इसको ऊपर ले जाइएगा तो 10 का पावर +20 होगा, और ऊपर में 10 का पावर -6 पहले से है तो -6 और +20 हो जाएगा +14। कितना हो जाएगा, +14 हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप 10 का पावर जो है +14 आपके बिल्कुल फाइनल ही आंसर हो जाएंगे। तो 5 × 10 का पावर +14 आपका फाइनल आंसर होगा, जो कि ऑप्शन अगर देखा जाए तो सी ऑप्शन में आपको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करेंगे, आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 7। एक लिफ्ट का द्रव्यमान जो है वो 500 kg है। लिफ्ट के केबल में तनाव क्या होगा, यानी कि तनाव डेट मीन्स टेंशन, आपको टेंशन निकालना है। जब यह 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है,
ऊपर की ओर जा रही है, ये हमें ध्यान रखना होगा, यानी कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन, यानी कि जी का वैल्यू हमें पॉजिटिव लेना होगा। तो देखिए ध्यान रखने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पर आपको निकालना है कौन चीज़, टेंशन निकालना है लिफ्ट के जो केबल है उसमें। तो टी बराबर, यानी कि टेंशन निकालने का जो यहाँ पर फार्मूला यूज करेंगे वो यूज करेंगे एम इंटू जी प्लस ए, एम इंटू जी प्लस ए। बिल्कुल ही सिंपल तरीका से आप इसको बना सकते हैं। देखिए एम का वैल्यू कितना है, एम मतलब मास, मास मतलब द्रव्यमान 500 kg, चलो 500 kg हमने ले लिया। जी का वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 9.8, तो यहाँ पर हम 9.8 लिख देंगे और प्लस ए, ए डैट मीन्स एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, तो इसमें हम 2 क्या कर देंगे, जोड़ेंगे, 2 जोड़ दीजिए। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, यानी कि 500 को गुना करना है 98.9.8 में 2 जोड़िएगा तो ये 11.8 होगा, 11.8 होगा। अब इसको गुना कर लीजिए, गुना कीजिएगा तो ये अगर गुना करने की बात करें तो सीधा सीधा देखिए आप इसको गुना करिएगा 50 से। सर 1 जीरो क्यों छोड़ दिए, 1 जीरो छोड़ दिए, हमने इस दशमलव को आगे बढ़ाने के लिए 1 जीरो हमने क्या कर दिया, छोड़ दिया। गुना कीजिएगा तो ये ऐसा हो जाएगा, सिंपल आप समझ सकते हैं, इसके नीचे 10 होगा, 1 से 1 जीरो कट जाएगा। ये गुना कीजिएगा तो 0 होगा, 8 पंचे 40 का 0 हासिल 4, 1 पंचे 5 और 4 हो जाएगा 9 और 1 पंचे 5, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर आपको 5900 न्यूटन, क्योंकि ये टेंशन है तो ये न्यूटन में ही काउंट किया जाएगा। तो यहाँ पर आपका 5900 न्यूटन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, जो कि सी ऑप्शन में गिवन है। ओके, अब बढ़ेंगे आगे, हम देखेंगे आपके अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन 8 नंबर को। एक एक क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा, एक एक बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोग सीख रहे हैं। परम शून्य ताप होता है, देखिए परम शून्य ताप के बारे में मैं आपको बता दूं, यहाँ पर डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन और बाकी सब चीज़ लिखा हुआ है। तो अगर डिग्री सेल्सियस में बात कीजिएगा तो परम शून्य ताप होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस। ये पूरा एक्यूरेट वैल्यू है, कई जगह पे -273 डिग्री सेल्सियस भी लिखा होता है, तो डिग्री सेल्सियस में तो ये होता है। और अगर बात करें हम केल्विन में, तो परम शून्य ताप का वैल्यू केल्विन में होता है 0 केल्विन। तो ये ऑप्शन तो कहीं दिख नहीं रहा है, तो 0 केल्विन तो दिख रहा है, 0 केल्विन आपके बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। ये दोनों केल्विन में और डिग्री सेल्सियस में याद रखिएगा, बाकी ज़्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है। तो परम शून्य ताप का वैल्यू 0 केल्विन या -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट भाई साहब आपके सामने आ गया आपका अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन 9 नंबर। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप तो इसको पूरा याद ही रखें कि रॉकेट जो है वो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगर इस 4 ऑप्शन में से देखें तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 10 नंबर क्वेश्चन का बात करेंगे। न्यूटन का गति का प्रथम नियम दर्शाता है। तो न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम है वो जड़त्व को दर्शाता है, तो जड़त्व डेट मीन्स इनर्शिया, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। एकदम फास्टली देखने का कोशिश कीजिए और आप लोग कमेंट में आंसर भी लिखते चलिए। नेक्स्ट है कि वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं चेंज इन वेलोसिटी। भाई साहब आपको पता होना चाहिए कि वेग परिवर्तन की दर यानी कि चेंज इन वेलोसिटी जो है वो कहलाता है एक्सेलरेशन डेट मीन्स त्वरण। क्या कहते हैं उसको, त्वरण कहते हैं। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक अगर प्रकीर्णन पूछा जाए तो बैगनी का बताएंगे और सबसे कम पूछा जाए तो लाल का बताइएगा। सबसे अधिक किसका, बैगनी का। सबसे अधिक सबसे किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तो बैगनी का, और सबसे कम लाल का होता है, याद रखिए, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही सिंपल है लेकिन पूछा गया क्वेश्चन है कि +4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होगा। देखिए आप सभी को यहाँ पर फोकस दूरी निकालने के लिए बोला जा रहा है। अगर लेंस के पावर का सूत्र निकालने की अगर बात करें तो आप सभी जानते हैं P बराबर फार्मूला होता है 1/f। P बराबर फार्मूला क्या होता है, 1/f होता है। और
P बराबर 1/f जो होता है, तो इसमें तो आपको फोकस दूरी ही निकालना है। अब इधर देखिए, इसके बट्टे में अगर 1 कर देते हैं तो ये PF बराबर 1 होगा, और अगर हम F निकालने का कोशिश करेंगे तो 1/P होगा। F बराबर 1 क्या होगा, P होगा। तो 1 तो 1 है, और P का वैल्यू 4 डायोप्टर दिया गया। कितना दिया गया है, 4 डायोप्टर, यानी कि 1 को 4 से भाग दीजिएगा आप। F बराबर 1/P हो गया फॉर्मूला। तो 4 से भाग दीजिएगा 1 को, तो मिलेगा आपको, चूंकि प्लस है यहाँ पर तो प्लस ही काउंट करेंगे हम, प्लस 0.25 मीटर आपके फाइनल आंसर होंगे। मीटर क्यों नहीं लिखा मैंने, क्योंकि ये फोकस दूरी है, तो फोकस दूरी तो हमेशा मीटर में ही लिखा जाता है। तो ये चीज़ आपने देख लिया। आपके राइट जो है आंसर यहाँ पर जो होंगे वो आप देख सकते हैं 0.25 मीटर, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल बिल्कुल सही होगा यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन के लिए। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि अवतल लेंस से बने प्रतिबिंब का आवर्धन सदैव होता है। अवतल लेंस से बने प्रतिबिंब का जो आवर्धन है वो आपको पता होना चाहिए कि 1 से कम होगा। हमेशा क्या होगा, तो ये हमेशा 1 से कम होगा। डैट मीन्स ए ऑप्शन आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे अगले 15 नंबर क्वेश्चन। जो भी बच्चे लाइक नहीं किए तो उस सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन की बल का ऐसा मात्रक क्या है। अगर इस रूप में आगा आप, वैसे तो देखिए न्यूटन होता है, लेकिन न्यूटन को अगर उसमें उसको भी यूनिट में अगर कन्वर्ट करा जाए तो आप क्या बताएंगे बल का ऐसा मात्रक। तो बल का ऐसा मात्रक जो है वो केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करेंगे हम, किसी वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है। किसी वस्तु का जो जड़त्व है वो किस चीज़ों पर निर्भर करता है, तो याद रखिए कि किसी वस्तु का जो जड़त्व है वो निर्भर करता वस्तु के द्रव्यमान पर। किस पर, वस्तु के द्रव्यमान पर किसी भी वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है, ये याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करेंगे आपके 17 नंबर क्वेश्चन है कि यदि गति करने के लिए, है ना, यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 1 केजी द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाया जाए तो गति करेगी। भाई साहब गति बताना है। आप यहाँ पर बोला गया कि अगर द्रव्यमान है 1 केजी और उस वस्तु पर जो है 1 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है, वस्तु पर बल कितना लगाया जा रहा है 1 न्यूटन का, तो गति कितना होगा। मुख्य रूप से यहाँ पर आपको एक्सीलरेशन के बारे में बताना है। तो आप एक फार्मूला जानते हैं, F बराबर ma, F बराबर ma। तो जो F बराबर ma है, तो यहाँ पर a अगर निकालना चाहेंगे, यानी कि त्वरण, तो a अगर निकालना चाहेंगे तो a बराबर यहाँ पर जो है हो जाएगा आपका F बाय m हो जाएगा। अब यहाँ पर F का भी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है, कितना F का वैल्यू, यानी कि 1 न्यूटन दे रखा है और मास भी 1 केजी है, तो 1/1 तो कितना होगा भाई, 1 ही होगा। 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर की चाल से वो जो है आगे बढ़ने का काम करेगा। तो 17 के लिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा सी होगा। 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से जो है वो आगे बढ़ेगा, गति जो होगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 18 नंबर क्वेश्चन की सौर सेल सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलती है ये बताना, यानी कि रूपांतरित करता है। तो सौर सेल आपको पता होना चाहिए कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। दैट मीन्स ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम 19 नंबर क्वेश्चन के बारे में, जो कि यहाँ पर आपके सामने है। पूछा जा रहा है कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी तथा उसके वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है। फोकस दूरी डैट मीन्स एफ और वक्रता त्रिज्या डैट मीन्स आर। एफ और आर में क्या संबंध होता है, सिंपल है बट महत्वपूर्ण है। तो एफ बराबर r/2, ये तो बिल्कुल आपके सिंपल है और ये फाइनल आंसर ही है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन के द्वारा क्या पूछा जा रहा है समझिएगा। 1 एंगस्ट्रॉम, यहाँ पर याद रखिएगा ऐसे लिखा गया होगा 1 एंगस्ट्रॉम, 1 के ऊपर ऐसा कुछ 0 टाइप सा होता है, इसे पढ़ते हैं एंगस्ट्रॉम। तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है। 1 एंगस्ट्रॉम का जो वैल्यू है वो फिजिक्स के यूनिट वाले चैप्टर में हम आपको पढ़ाए हैं। तो 1 एंगस्ट्रॉम का जो वैल्यू है वो होता है 10⁻⁻10 मीटर, ये आप याद रखें। तो इसके अनुसार आपका ए ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 21 नंबर क्वेश्चन की एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 cm है, तो आपको इसकी फोकस दूरी बताना है। अभी जस्ट बात कर रहे थे f बराबर r/2 का, r का वैल्यू है 15, 2 से भाग दीजिए तो हो जाएगा आपका 7.5 cm। 7.5 cm आप देख लीजिए कौन से ऑप्शन में दिया गया है। अब यहाँ पर 21 का जो आपका सही आंसर होगा वो बी होगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब माइनस में क्यों होगा सर? माइनस में होगा इसलिए क्योंकि ये अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण का जो भी फोकस दूरी है वो हमेशा निगेटिव यानी कि माइनस में काउंट किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगले 22 नंबर क्वेश्चन का। 22 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रकाश की कौन सी परिघटनाएं इंद्रधनुष के बनने में सम्मिलित है? कौन सा घटना इंद्रधनुष के बनने में सहायक है? तो याद रखिएगा, प्रकाश के अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण और आंतरिक परावर्तन के कारण, इस तीनों घटनाओं के सम्मिलित रिजल्ट के कारण आप इंद्रधनुष आसमान में देख पाते हैं। यानी कि इंद्रधनुष के बनने में प्रकाश के अपवर्तन का भी सहयोग होता है, वर्ण विक्षेपण का भी और आंतरिक परिवर्तन का भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे 23 नंबर क्वेश्चन की रेखीय प्रसार गुणांक का मात्रक है। तो रेखीय प्रसार गुणांक का जो मात्रक है वो 0 पर 0 डिग्री सेल्सियस होता है, सॉरी पर डिग्री सेल्सियस। क्या होता है? पर डिग्री सेल्सियस होता है। तो 23 के लिए आपका जो है सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा है कि एक विद्युत बल्ब पर 12 वोल्ट 60 वाट अंकित है, तो इसमें धारा होगी। लो भाई साहब, सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। धारा का वैल्यू आपको क्या करना है? निकालना है। धारा यानी कि आय, देखिए यहाँ पर अगर बात किया जाए तो आपको धारा निकालने के लिए बोला गया। तो धारा जब भी निकालने के लिए बोला जाए तो आप वाट को भाग दे दीजिए वोल्ट से। कितने वाट है भाई साहब? 60 वाट है। कितने वोल्ट है? तो 12 वोल्ट। 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 यानी कि 5 एम्पियर आपका फाइनल आंसर होगा। ज़्यादा बोवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर जो है सही हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे आपके 25 नंबर क्वेश्चन के बारे में। फ्यूज का तार का जो गलनांक होता है वो क्या होता है? तो फ्यूज तार का गलनांक भाई साहब बहुत ही जो है आपको पता होना चाहिए कि कम होता है। फ्यूज तार का गलनांक बहुत ही निम्न यानी कि कम होता है। यही कारण तो है कि जैसे वोल्टेज बढ़ा, हल्का भी टेम्परेचर बढ़ा तो वो गल जाता है और हमारे सारे के सारे जो उपकरण है वो बच जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे 26 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत सेल स्रोत है। विद्युत सेल किसका स्रोत है? तो विद्युत सेल आपको पता चाहिए विद्युत धारा का स्रोत है। विद्युत सेल में क्या देती है? विद्युत धारा देती है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने आपका अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि किसी पिंड का द्रव्यमान 2 गुना तथा वेग आधा करने पर उनकी गतिज ऊर्जा होगी। अब भाई साहब आप पिंड के द्रव्यमान को डबल कर दीजिए और उसकी गतिज उसके वेग को आधा कर दीजिए, तो उसकी जो गतिज ऊर्जा है उसके बारे में बताना है कि उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो गतिज ऊर्जा जो है आपको पता होना चाहिए कि आधी हो जाएगी। गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका बिल्कुल जो है ए होगा। डैट मीन्स ए ऑप्शन आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु की प्रतिरोधकता परिवर्तित नहीं होती हैं। यह जो है यदि पदार्थ बदल जाता है क्या करेंगे तो प्रतिरोधकता नहीं बदलेगा। तो याद रखिएगा ए ऑप्शन में दिया गया है कि क्वेश्चन है किसी वस्तु की प्रतिरोधकता परिवर्तित नहीं होती हैं यदि पदार्थ बदल जाता है। भाई साहब पदार्थ बदल देंगे तो प्रतिरोधकता बदल जाएगा भाई। जैसे अगर एल्युमिनियम का तार है तो उसका प्रतिरोधकता अलग है और तांबे के तार का अलग होगा। ताप बदल जाता है, टेम्परेचर बदलने से भी जो आपके रेजिस्टेंस है प्रतिरोधकता है वो बदल जाएगा। तीसरा प्रतिरोधक का आकार बदल जाता है। बिल्कुल प्रतिरोधक का आकार बदल देंगे तो कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगा। यानी कि 28 के लिए सी ऑप्शन होगा। किसी वस्तु की प्रतिरोधकता परिवर्तित नहीं होगी कब? जब प्रतिरोधक का आकार आप बदल देते हैं। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 1/81 है। बिल्कुल है। यदि चंद्रमा
पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल F हो तो पृथ्वी पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल होगा। सिंपल है, ये F/81 हो जाएगा क्योंकि द्रव्यमान पर ही निर्भर करता है। अगर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल F है तो पृथ्वी पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल होगा। पृथ्वी पर जो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो बिल्कुल सिंपल होगा, 81 से आप भाग कर देंगे क्योंकि 81 गुना ज़्यादा भी तो है पृथ्वी का भार, तो 81 गुना ज़्यादा है पृथ्वी का भार, तो वहाँ पर उसका बल भी 81 गुना कम हो जाएगा। यानी कि F/81 आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। 29 के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। बात करेंगे हम लोग अब 30 नंबर क्वेश्चन के बारे में। जी का अर्थ है भाई, जी क्या है? तो जी है स्वतंत्र रूप से गिरती वस्तु का त्वरण। ऊपर से कोई वस्तु अगर स्वतंत्र रूप से गिर रही है तो उसका त्वरण है, जिसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कहते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पर 30 के लिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो टॉप 30 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कशन किया है। आशा करते हैं कि आपको सारा का सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा और आप लोग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ाई किए हैं। अगर आप अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किए तो ज़रूर जो है वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्त, भाई, मित्र, बहन के पास जो इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं सभी के पास। और LGR स्टडी आप डाउनलोड नहीं किए हैं तो डाउनलोड कर लीजिएगा। आपके जो आगे आने वाले स्टूडेंट हैं उनको बताइएगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले क्लास में।